अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। असद आवाज़ आ रही है मेरी सही आपको? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक। स्क्रीन भी शेयर हो गई। ओके ओके बात करो। जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल है कोई आएगा। तो लास्ट क्लास में जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था वो इनहेरिटेंस में था। वालेकुम सलाम सलेमान। लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस का था, और इनहेरिटेंस के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि भाई इनहेरिटेंस इट्स सेल्फ एक अप्रोच क्या है, क्यों इनहेरिटेंस हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, रीज़न क्या है, कोड मेंटेनेबिलिटी में क्यों हमें हेल्प करता है, कोड रीयूजेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या हैं। सही। तो कोई मुझे एक रीज़न बता दे कि भाई मेंटेनेबिलिटी इश्यूज को इनहेरिटेंस कैसे ख़त्म करता है।
जी जनाब। कोड मेंटेनेंस यानी कोड अपडेशन, मॉडिफिकेशन, ये प्रोसेस सबसे पेनफुल होता है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमें किस लिहाज से हेल्प करता है कि हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? जी ऑडियो में जरा बता दें ताहा। एलेबोरेट अगर कर सकते हैं तो काइंडली ऑडियो में बता दें मुझे। माइक इशू है जी। और कोई? ठीक है, अलग अलग अगर क्लास बनती है तो हमें कोड मेंटेनेबिलिटी इश्यूज कैसे खत्म होते हैं, मेरा सवाल ये है। या कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें इनहेरिटेंस कैसे देता है? नो आइडिया। देखिए, मेंटेनेबिलिटी इश्यूज बेसिकली क्या होते हैं कि वंस अगर आपने कोई अपनी एप्लीकेशन बनाई है और कल को उसमें कोई अपडेशन आ जाती है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था इनहेरिटेंस को पढ़ते हुए कि फॉर एग्जांपल एक क्लास अगर हम लोग बना रहे थे, पब्लिक क्लास, एक हार्डवेयर की बनाई थी क्लास, ठीक है। इसी तरीके से एक क्लास बनाई थी पब्लिक क्लास फूड की बनाई थी। एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की छोटी सी मिसाल ली थी कि भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के ये कुछ इन्वेंट्रीज थी। एक क्लास हमने बनाई थी पब्लिक क्लास क्लोथ्स के नाम से बनाई थी। अब इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, पब्लिक इंटीजर, या बल्कि मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग नेम, ये एक प्रॉपर्टी हो गई मेरे पास। इसी तरीके से पब्लिक इंटीजर प्राइस। तो यही दो प्रॉपर्टीज जो है वो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी यूज हो रही हो और यहाँ पे भी यूज हो रही हो, तो कोई कोई ना कोई हार्डवेयर है, यानी उसका नाम भी होगा, लाइक हैमर होगा या समथिंग एल्स, उसकी कोई ना कोई प्राइस होगी। कोई भी फूड होगा तो वही फूड का नाम होगा, उसकी कोई ना कोई प्राइस होगी। कोई भी कपड़े होंगे तो उसका नाम होगा, और यहाँ पर नाम से मुराद कोई ब्रांड होगा या कोई भी टाइप का नाम होगा, तो उसकी कोई ना कोई प्राइस भी होगी। लेकिन क्लास यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन है कि भाई हमारे पास इन्वेंट्री है, एक इन्वेंट्री हार्डवेयर है, एक इन्वेंट्री फूड है, एक इन्वेंट्री क्लोथ्स है। सही। ये मैं आप लोगों को जवाब दे रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ किसका, कोड मेंटेनेबिलिटी इश्यूज का, कि किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। अब कल को फॉर एग्जांपल आपके पास इन तीन क्लासेस के साथ साथ फर्दर आपके पास क्या है, 85 प्रोडक्ट हैं, तो इसका मतलब 50 क्लासेस हो गई, और 50 क्लास के अंदर 85 दफा ये प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, यूज हो रही हैं। सही है, हमने इस तरीके से बना दी। कल को हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि भाई हमारे पास हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई आईडी भी होनी चाहिए। तो अब हमारे पास क्लासेस हैं 50, प्रोडक्ट्स हैं 50, या हो गई 100 हो गई फॉर एग्जांपल। तो क्या हम 100 की 100 प्रोडक्ट में ये वाला काम करेंगे, पब्लिक इंटीजर, मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी। इसी तरीके से मैंने यहाँ से भी कॉपी किया, एक दफा यहाँ पर पेस्ट किया, एक दफा यहाँ पर पेस्ट किया, और 100 की 100 दफा मैंने अपनी 100 प्रोडक्ट्स के अंदर पेस्ट किया। कल को हमारा मैनेजर कहता है कि भाई नहीं भाई आईडी हटा दो, तो अब क्या यहाँ से भी आईडी हटाएंगे, फिर यहाँ से भी आईडी हटाएंगे, फिर यहाँ से भी आईडी हटाएंगे, क्योंकि आईडी एक क्या है, कॉमन
प्रोजेक्ट मैनेजर आपका कभी भी आपकी जो यूनिक फीचर होंगे किसी भी क्लास के अंदर उनको कभी छेड़ने की बात नहीं करेगा। वो अगर बात भी करेगा तो कॉमन फीचर्स की बात करेगा। तो क्लास अगर नॉर्मली बात करो तो ये तीनों ही फीचर जो है वो तीनों ही प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन है। तो अब हमें इश्यूज क्या आ रहे हैं कि भाई कल को अगर हमारी एप्लीकेशन, ये तो बहुत छोटी सी है, अगर कल को एप्लीकेशन कोई यूज एप्लीकेशन हो उसमें 85 क्लासेस हुई और किसी एक क्लास में भी अगर चेंज करने को कह दिया तो हमें सारी की सारी क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा। ये बड़ा हेक्टिक इशू है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी क्लास किधर हो, कौन सी क्लास किधर हो। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पेरेंट बना देते हैं पब्लिक क्लास। हमने बना दी थी एक क्लास प्रोडक्ट के नाम से, और जितने भी कॉमन फीचर्स थे उन सब को कट कर लिया और पेरेंट के अंदर एक दफा रख लिया और फिर यहां से सबको हटा दिया। बस सिर्फ हमें एक दफा क्या काम करना पड़ा कि ये जो जितनी भी चाइल्ड क्लासेस बन गए इन सबको प्रोडक्ट क्लास से इनहेरिट कर दिया। ठीक है, इसको भी इनहेरिट कर दिया और इसको भी इनहेरिट कर दिया। जो कि इनहेरिटेंस की टाइप हमारी बन रही थी हिरार्कल इनहेरिटेंस। हिरार्कल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड क्लास। आप यहाँ पर देखो, एक चाइल्ड ये है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो विच वन इज पेरेंट और विच वन इज चाइल्ड क्लास। भाई कॉलन से पहले वाली क्लास जो होती है वो हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है, जिसको हम लोग चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, सब क्लास भी कहते हैं या ड्राइव क्लास भी कहते हैं। इसी तरीके से कॉलन के बाद वाली जो क्लास होती है वो पेरेंट क्लास होती है, जिसको पेरेंट क्लास भी कहते हैं, जिसको सुपर क्लास भी कहते हैं और जिसको बेस क्लास भी कहते हैं। कीप इन माइंड। अब हमने क्या किया कि जो कॉमन फीचर्स थे वो उसको हमने प्रोडक्ट में एक दफा बाइंड कर दिया और प्रोडक्ट की क्लास को सबसे इंडिविजुअली इनहेरिट कर दिया। सही है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि कल को हम किसी भी चाइल्ड क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लाइक क्लोथ्स, सी इक्वल टू न्यू क्लोथ्स, तो अब यहाँ पे सी डॉट करने के बाद मुझे ये तीनों फीचर्स मिल जाएंगे जो कहाँ से आ रहे हैं, पेरेंट से आ रहे हैं। सही है। और हो सकता है क्लोज का अपना भी कोई यूनिक फीचर हो, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ प्रॉपर्टी पब्लिक इंटीजर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको साइज। फूड का कोई और फीचर हो सकता है यूनिक, तो मैंने यहाँ पर पब्लिक डेट टाइम और यहाँ पर मैंने कर दिया एक्सपायरी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसका एक यूनिक फीचर डिफाइन किया था जिसको हम नॉर्मली कह रहे हैं कि भाई हार्डवेयर, इसकी हम लोग कह देते हैं टाइप पब्लिक स्ट्रिंग और यहाँ पे कह देते हैं टाइप। अब हर क्लास के कॉन्सेप्ट क्या था, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था कि भाई आपके अगर पेरेंट्स होते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से जरूरी नहीं है कि सारे से के सारे एट्रीब्यूट ही एक्सेस करो, सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके अंदर पेरेंट वाली हो, जरूरी नहीं है। कुछ फीचर्स कुछ प्रॉपर्टी आपकी अपनी यूनिक भी होती हैं। दैट्स व्हाई हम लोग इस इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहते हैं। अब प्रोडक्ट जो है वो पेरेंट है, हार्डवेयर एक चाइल्ड है किसका, प्रोडक्ट का। तो इट्स मीन कि हार्डवेयर के अंदर ये वाली एबिलिटी भी होंगी और अपने यूनिक एबिलिटी भी होंगी। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट के अंदर ये वाली एबिलिटी भी होगी, नहीं। आपके अब्बू के अंदर आपकी प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, आपके अंदर आपके अब्बू की प्रॉपर्टी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपसे आपके अब्बू ड्राइव नहीं है, आप अपने अब्बू से ड्राइव। तो इट्स मीन, अगर मैं यहाँ पे पहले तो ये बात क्लियर करो कि भाई अगर हम लोग पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं p इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, अब देखो उस पेरेंट क्लास से क्लोथ भी इनहेरिट है, फूड भी इनहेरिट है और हार्डवेयर भी इनहेरिट है। तो हरगिज ये मत समझना आप लोग
हरगिज़ ये मत समझना आप लोग कि भाई प्रोडक्ट के पी से मैं टाइप को भी इन्वोक कर सकता हूँ, एक्सपायरी को भी इन्वोक कर सकता हूँ और साइज को भी इन्वोक कर सकता हूँ। हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो यानी पी डॉट करने के बाद मुझे सिर्फ प्रोडक्ट के अपने यूनिक फीचर मिलेंगे। हाँ, जो चाइल्ड क्लास होगी लाइक हार्डवेयर h इक्वल टू न्यू हार्डवेयर, और जब एच डॉट करूंगा तो देखो आईडी नेम प्राइस ये कहाँ से आ रहे हैं, ये पेरेंट क्लास के फीचर्स हैं और इसका अपना यूनिक फीचर क्या है, टाइप। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करूंगा फूड, एफ इक्वल टू न्यू फूड। अब फूड क्या है, एक चाइल्ड क्लास है। एफ डॉट करने के बाद देखो एक्सपायरी इसका अपना यूनिक फीचर है, आईडी नेम और प्राइस ये कहाँ से आ रहे हैं, पेरेंट से आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं क्लोथ्स की तो सी इक्वल टू न्यू क्लोथ्स। तो सी डॉट करने के बाद हमें आईडी नेम प्राइस कहाँ से मिले, पेरेंट से मिले, और इसका अपना यूनिक फीचर क्या है विच इज साइज। यहां तक कि मुझे एक्नॉलेज करो, ये बात समझ में आई। अब हम लोग करेंगे बात मेंटेनेबिलिटी इश्यूज को किस तरीके से रिजॉल्व करता है इनहेरिटेंस। यहां तक कि मुझे बताओ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। हाँ, अब देखो मेंटेनेबिलिटी का इशू कैसे रिजॉल्व हुआ। कल को अगर कोई भी मैनेजर हमारा कह देता है कि भाई आईडी के साथ साथ हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई बार कोड भी होना चाहिए, तो फिलहाल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पब्लिक और यहाँ पर इंटीजर बार कोड के नाम से। अब देखो एक दफा मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी बनाई और वो मेरे पास तमाम क्लासेस में ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो गई। अब जैसे ही मैं हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा तो देखो मुझे बार कोड भी मिल जाएगा, आईडी भी मिल जाएगी, नेम प्राइस ये पेरेंट से आ रहे हैं और ये इसके अपने। तो यानी ये चार फीचर जो हैं वो बार कोड, आईडी, नेम प्राइस ये कहाँ से आ रहे हैं, पेरेंट से आ रहे हैं। और अब इसी तरीके से एफ डॉट करूंगा तो देखो बार कोड इसमें भी एक्सेसिबल है। अगर मैं यहाँ पर सी डॉट करूंगा तो बार कोड इसमें भी एक्सेसिबल। कल को हमारे मैनेजर ने कह दिया कि भाई सिर्फ बार कोड होना चाहिए, आईडी हटा दो, तो अब क्या होगा, देखो एक दफा मैंने रिमूव किया तो वो सारी क्लासेस से 50 की 50, 100 की 100 क्लासेस अगर इनहेरिट हुई होंगी तो सब जगह से वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बार कोड हटा, बार कोड लगे रहने दिया था, आईडी हटा दी थी, आईडी नहीं आ रही। इसी तरीके से एफ डॉट करने के बाद यहाँ पे मुझे आईडी नहीं मिलेगी, सी डॉट करने के बाद देखो मुझे यहाँ पे आईडी नहीं मिलेगी। क्लियर। तो ये हमारे पास है इनहेरिटेंस के भाई कोड मेंटेनेबिलिटी इश्यूज कैसे रिजॉल्व होता है कि आप तमाम यूनिक फीचर जो कि क्लासेस के अंदर हों उनको एक पेरेंट में बाइंड कर दो। हर कुछ क्लासेस ऐसी जरूर होंगी कि जिनमें नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट सिस्टम टाइप की, तो जहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह यूज हो रही हो, जो भी इन्वेंट्री यूज हो रही हो, वहां पे जरूरी होगा कि आपकी क्लासेस में कुछ यूनिक फीचर्स होंगे। उन यूनिक फीचर्स को आप क्या करो कि एक पेरेंट क्लास में बाइंड कर दो, क्योंकि आपके सॉरी कॉमन फीचर्स को, यूनिक फीचर्स क्या होंगे आपके कोई नहीं छेड़ेगा, सही है। और यूनिक फीचर अगर चेंज भी हो गए तो इटसेल्फ उसी अपनी स्पेसिफिक क्लास में चेंज होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लास, एक किसी भी चाइल्ड क्लास में किसी मैनेजर ने या कोई भी रिक्वेस्ट के मुताबिक अगर कोई चेंजेस हुआ तो वो किसी और में भी करना पड़ेगा, नहीं, वो सिर्फ इटसेल्फ एक ही क्लास में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आई, कोड मेंटेनेबिलिटी इश्यूज कैसे रिजॉल्व होगा। अब हमें क्या करना पड़ा कि जो भी चेंजेस करनी पड़ी वो सिर्फ एक ही जगह करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली 50 की 50 क्लासेस में वो चीज हो जाएगी, बशर्त ये है कि आपने इनहेरिटेंस की भी हो, क्योंकि इनहेरिटेंस हमें ये इशू रिजॉल्व करके देता है। यहाँ तक मुझे एक्नॉलेज करो भाई, क्लियर है या नहीं, सारे लोग एक दफा एक्नॉलेज कर दें भाई।
अच्छा जी, तो अब यहाँ पर कुछ इनहेरिट, अच्छा कोड रीयूजिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? अब यहाँ पर हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाकर कोड रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे पता चला, मिला हमें कि भाई हमने जो कॉमन फीचर्स थे वो बाइंड कर दिए पेरेंट में, और हम बार बार डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में यूज कर रहे हैं। यानी अगर मैं बात करता हूँ एच एच डॉट करने के बाद, तो देखो बारकोड, नेम और प्राइस ये कहाँ से आ रहे हैं? ये पेरेंट से आ रहे हैं, मैंने एक दफा यूज कर लिए। एफ डॉट करूंगा तो मैं दोबारा से ये तीनों प्रॉपर्टीज को दोबारा रीयूज कर रहा हूँ, सही है। इसी तरीके से सी डॉट करने के बाद इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज को जो कॉमन है पेरेंट क्लास में, मैं इनको क्या कर रहा हूँ? रीयूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में रखिएगा, ये एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस में आते हैं। ये चीज कि आपको इनहेरिटेंस जो है वो कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देती है और कोड मेंटेनेबिलिटी इश्यूज को रिजॉल्व करती है। और कैसे रिजॉल्व करती है, आप ये वाली एग्जाम्पल डायरेक्ट दे भी सकते हो, और सिंपली क्या करोगे कि पेन से या फिर उस तरीके से हाईलाइट करके आप बता सकते हो, विजुलाइज भी आप आसानी से कर सकते हो कि भाई किस तरीके से कोड की रीयूजेबिलिटी हो रही है और कोड की मेंटेनेबिलिटी इश्यूज कैसे रिजॉल्व हो रहे हैं। अच्छा जी, कुछ टाइप पढ़ी थी हमने कुछ ये टाइप ये पढ़ी थी कि भाई सिंगल टन इनहेरिटेंस होती है हमारे पास। सबसे पहली टाइप कि अगर एक क्लास डायरेक्टली, अगर मैं सिर्फ हार्डवेयर और प्रोडक्ट की बात करूं, सही है, और सिर्फ ये दो क्लासेस हैं, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है कि सिंपल एक पेरेंट क्लास जो है चाइल्ड क्लास से क्या हो रही है? इनहेरिट हो रही है। अगर हम लोग बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, तो लेवल वाइज इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसी क्लास को इस तरीके से लेवल वाइज बना दूं, वैसे इस एग्जांपल में प्रोडक्ट और हार्डवेयर, फूड और क्लोथ्स की क्लास में, तो ये एग्जांपल मल्टी लेवल की फिट तो नहीं होती, लेकिन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई ये आ गई फूड की क्लास, और इसी तरीके से ये आ गई क्लोथ्स, जिसको मैं इनहेरिट कर दूंगा किससे? अम, अगर मैं इस तरीके से इनहेरिटेंस अचीव करना चाहूँ कि भाई मैंने यहाँ पर अब ये मेरे पास प्रोडक्ट की क्लास थी, हार्डवेयर इनहेरिट हुआ किससे? प्रोडक्ट से। इसी तरीके से यहाँ पर एक और मैं अगर क्लास बना दूं, पब्लिक क्लास फूड, फूड जबकि एक अलग चीज है, मैंने इसको इनहेरिट करवा दिया किससे? हार्डवेयर से। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे बात करूं पब्लिक क्लास क्लोथ्स, और इसको मैंने इनहेरिट करवा दिया फूड से, तो अब ये हिरार्कल इनहेरिटेंस नहीं हुई। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि क्या अल्टीमेटली क्लोथ का ताल्लुक प्रोडक्ट से हो सकता है या नहीं, आइदर यस और नो। सही है, इसलिए हो सकता है कि भाई ये अब ये लेवल वाइज इनहेरिटेंस है। अब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट सबकी पेरेंट हो, नहीं, प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ हार्डवेयर की पेरेंट है, हार्डवेयर जो है वो फूड की पेरेंट है, और फूड जो है वो क्लोथ की पेरेंट्स है। लाइक ग्रैंडफादर, फादर, सन, सन से फिर उसका सन, फिर इसी तरीके से सिलसिला। तो इसको कहते हैं लेवल वाइज इनहेरिटेंस। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, मैं इधर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लोथ्स का, सी इक्वल टू न्यू क्लोथ्स, तो सी डॉट करने के बाद देखो मुझे यहाँ पर पेरेंट के भी, अब ये प्राइस, नेम और बारकोड ये किसके फीचर थे भाई? ये तो ऊपर प्रोडक्ट के बने हुए, और प्रोडक्ट का तो क्लोथ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? लेवल वाइज इनहेरिटेंस हुई भी है। अल्टीमेटली इसका ताल्लुक प्रोडक्ट से डायरेक्ट ऐसे है कि क्लोथ का ताल्लुक फूड से है, और फूड का ताल्लुक हार्डवेयर से, और हार्डवेयर का ताल्लुक प्रोडक्ट से है, तो अल्टीमेटली रिश्तेदारी तो हुई ना। भले से दूर की रिश्तेदारी हो, लेकिन रिश्तेदारी तो है ना। आप उसको अननोन नहीं कह सकते। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसकी बिल्कुल करीब करीब की मिसाल हम लोग ये देते हैं
कि ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा ताल्लुक डायरेक्टली मेरे दादा से नहीं है, लेकिन मेरे अब्बा से रिलेटेड जो है वो मेरा ताल्लुक मेरे दादा से भी है। ठीक है भाई, यहाँ तक एक्नॉलेज करो, ये वाली टाइप समझ में आती है, लेवल वाइज इनहेरिटेंस। अच्छा अच्छा, एक और हमने डिस्कस की थी एग्जाम्पल, मल्टीपल इनहेरिटेंस। वो कैसे अचीव होती है, कुछ आइडिया है मल्टीपल इनहेरिटेंस का? मल्टीपल इनहेरिटेंस सर की क्लास में डिस्कस हुआ इनहेरिटेंस आप लोगों की? जी, तो वहां पे तो बहुत ही डिटेल से पढ़ा होगा, पूरी विजुअलाइजेशन के साथ, डायग्राम्स के साथ। हम्म। और अगर नहीं भी बताया ना तो बिल्कुल सही बताया। देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट, सही है? तो मल्टी लेवल, अब सोच समझ के बताओ। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स, क्या ये हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एग्जिस्ट करती है मिसाल या नहीं? सोच समझ के बताना। बिल्कुल करती है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक चाइल्ड हूं और मेरे दो पेरेंट हैं, एक मेरी मदर और एक मेरे फादर। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, सही है? मदर अलग हैं और फादर अलग हैं, लेकिन दोनों इटसेल्फ मेरे अपने पेरेंट हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि भाई पब्लिक क्लास फादर, ठीक है, इसी तरीके से एक क्लास बना दूं पब्लिक क्लास मदर, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास सन, विच इज इनहेरिट टू फादर। अब क्या सन और सन जो है वो फादर और मदर दोनों के साथ क्या अलग अलग इनहेरिटेंस होना चाहिए? जी स्टूडेंट्स, क्या ऐसा होना चाहिए? ये अगर मैं इस तरीके से कहूँ पब्लिक क्लास सन, ये तो दो दफा क्लासेस बन जाएंगी मेरी। इसको मैं कर देता हूँ मदर। क्या ऐसा 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 सही है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आप लोगों के हिसाब से नहीं है, क्यों नहीं है भाई? कोई आंसर दे दे। हो तो गया, सन जो है वो फादर से भी इनहेरिट हो गया, मदर से भी इनहेरिट हो गया। जी इलेबोरेट करें। दो क्लासेस होंगी ऐसी, हो गई ऐसी। हाँ, तो अब यहाँ पर हाँ ये कह सकते हैं कि भाई एक सन ऐसा है, एक सन दूसरा है, ये तो दो सन हो गए। मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा था। तो भाई इस कहानी का मतलब ये है कि अगर मैं ये कंसीडर करूं कि भाई मैं भी इनहेरिट होगी अपने फादर से, मैं भी इनहेरिट होगी अपनी मदर से, तो भाई इसका मतलब ये है कि मैं कुछ वर्क अपने फादर के साथ कुछ दिन रहता हूँ, कुछ दिन अपनी मदर के साथ रहता हूँ, लेकिन मैं इटसेल्फ भाई फादर और मदर दोनों के साथ एट अ टाइम रहता हूँ। हाँ, अब आया ना याद कुछ? तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ,
और यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मैं जो हूँ अपने फादर और मदर दोनों के साथ एट अ टाइम रहता हूँ, तो भाई यहाँ पर मुझे ये चीज चाहिए, और ये चीज जो है वो सी शार्प में अलाउ नहीं। हाँ, अब आई ना चीजें, याद आई। क्लास याद रखिएगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली इस तरीके से सी शार्प हमें अलाउ नहीं करती, इट विल गिव द एरर। अगर मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो इट विल गिव द एरर। देखो, सन सन की जो क्लास है कंसोल एप्लीकेशन में, सन की क्लास है, कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस फादर मदर। बेस क्लास कौन सी हुई? ये भी बेस क्लास हुई, ये भी बेस क्लास हुई, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि कॉलन से पहले जो क्लास होती है वो चाइल्ड क्लास होती है, उसके बाद ये भी एक फादर क्लास है, और ये भी एक मदर क्लास है, ये भी एक पेरेंट क्लास है, और ये भी एक पेरेंट क्लास है। तो याद रखिएगा, नॉर्मल क्लास जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता हो, याद रखिएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ फादर, फादर का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, और न्यू के कीवर्ड से इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो सकता है। और इसी तरीके से मदर, m इक्वल टू न्यू मदर। अब ये दो क्लासेस ऐसी हैं जिनका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, वो दो क्लासेस किसी तीसरे के साथ डायरेक्ट इस तरीके से इनहेरिट नहीं हो सकती। सी शार्प और जावा हमें ये चीज अलाउ नहीं करते, इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन इसको अचीव करने का हमारे पास डिफरेंट तरीका है, जो अनीसा ने हमें बताया कि भाई इंटरफेसेस यूज करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो नॉर्मल क्लास जिनका कंस्ट्रक्टर कॉल होता हो न्यू के कीवर्ड से और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता हो, वो एट अ टाइम किसी एक क्लास से एक ही इनहेरिट हो सकती है। हाँ, यहाँ तक के अलाउ है, लेकिन ये चीज अलाउ नहीं। अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस ही करनी है तो आपको इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे। इंटरफेसेस जो है वो आज का कंटेंट नहीं है हमारा। सही है। तो यहां तक की बात समझ, दैट इज दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि हमें सी प्लस प्लस तो अलाउ करता है, लेकिन जावा और सी शार्प हमें अलाउ नहीं करते। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लें, क्योंकि ये तो हम लोग रिपीट कर रहे थे पिछली क्लास कब तक। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है भाई। अच्छा, अब मैं एक सवाल करूं तो आप लोग जवाब दोगे? जी ताहा फैसल, जवाब दोगे आप लोग? चलो, चलें, ये मुझे बताएं कि कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल क्या होती है इनहेरिटेंस के अंदर। ये क्या कॉन्सेप्ट है? जी जनाब, जिसको पता है वो भी बता दे। कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल क्या होती है? जी, अब बताएं कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल क्या होती है।
what output should display? Now tell me. प्रोडक्ट फूड। सही है। तो अब बता दे कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल क्या होती है भाई। मैं कंस्ट्रक्टर किसको कह रहा हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कहाँ बना हुआ है? सर ये फूड का बना हुआ है ना। सिर्फ फूड का बना हुआ है? जी। और किसी क्लास का नहीं बना हुआ? प्रोडक्ट में नहीं बना हुआ? मतलब बना हुआ है, हाँ हाँ। लेकिन हमने कॉल सिर्फ फूड का कराया है, बाकी प्रोडक्ट का भी बना हुआ है, फूड का भी बना हुआ है। हाँ तो आप क्यों कह रहे हो कि भाई प्रोडक्ट भी प्रिंट होगा? मैंने तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्योंकि कॉल ही सिर्फ फूड का किया हुआ है। क्योंकि सर फूड की क्लास इनहेरिट हुई हुई है प्रोडक्ट से। वेरी गुड, पता तो है, बता क्यों नहीं रहे हो तुम? एलेबोरेट करो जल्दी से, कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल क्या होती है? अब ये प्रोडक्ट क्यों क्यों प्रोडक्ट का जो है वो प्रिंट करवाएगा? क्योंकि सर फूड के अंदर प्रोडक्ट की क्लास भी चल रही है और फूड की अपनी क्लास भी चल रही है, यानी पेरेंट क्लास भी चलती है और अपनी क्लास भी चलती है। सही है। तो ये कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल होती है कि भाई जब यहाँ पर कंपाइलर जो है वो फूड के ऑब्जेक्ट को रीड करने आएगा तो सबसे पहले ये देखेगा, आप आइदर फूड कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले पहले जाएगा तो फूड के कंस्ट्रक्टर पे, लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा। कॉल करने से पहले वो ये देखेगा कि आइदर फूड की क्लास जो है वो किसी और क्लास से इनहेरिट तो नहीं हो रही। अगर इनहेरिट हो रही है तो वो उसकी पेरेंट क्लास पे चले जाएगा, फिर उसके कंस्ट्रक्टर को देखेगा, फिर दोबारा टेस्ट करेगा कि अदर वो वाली क्लास किसी और से तो इनहेरिट नहीं हो रही। अगर हो रही होगी तो वापस वो किसी तीसरी क्लास पे चले जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर किसी तीसरी क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर पहली से दूसरी क्लास का है। ये चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पे ये देखेगा कि चाइल्ड क्लास किसी से इनहेरिट तो नहीं हो रही। हाँ भाई प्रोडक्ट से हो रही है, तो वो प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर पे जाके प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर को पहले चला देगा। तो कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल क्या होती है कि कोई भी चाइल्ड क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर हो, पेरेंट क्लास के भी अंदर कंस्ट्रक्टर हो। सही है। तो जब भी आप चाइल्ड क्लास को इंप्लीमेंट करोगे तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पेरेंट का इंप्लीमेंट होता है। ये लाइफ साइकिल है इसकी। यहां तक क्लियर है? यस सर। लेकिन हमारे पास कल पिछली क्लास में एक सिचुएशन ये आ गई थी कि फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, अब इसमें एक पैरामीटर है। अब इस चीज को कैसे रिजॉल्व किया था? इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल। ये भी तो बात पड़ी थी ना। अब हमारे यस पास सर। पेरेंट क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है उसमें पैरामीटर है और चाइल्ड क्लास में कोई पैरामीटर नहीं है, तो देखो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं। अब हमें इसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भेजनी है, तो ये मैंने आप लोगों को टास्क भी दिया हुआ है, रिपीट भी हो जाएगा अगर जिसने नहीं किया अभी तक। वैसे डेट तो एक्सटेंड हो चुकी है, जा चुकी है। वेल जी बताएं, अब ये क्या है? सर बेस का कीवर्ड यूज होगा। बेस का कीवर्ड यूज होगा। चलो अपने जो है वो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ये वाला सेशन जो है वो लेस देन अ मिनट हो गया। देन उसके बाद फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अच्छा क्लास, ब्रेक व्रेक तो नहीं करनी अभी, या बाद में करें? सर बाद में करेंगे, 10:15 करेंगे। 10:15 थोड़ी, इसके बाद तो 40 मिनट का दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर 10:40 पे 10:50 पे ब्रेक होगा। तो देख लें तो जो स्टूडेंट्स बोले। जी स्टूडेंट जल्दी बता दो भाई। चलो ब्रेक ले लो फिर तो।